हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं सीडीपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपके पीवाई क्यूज हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने खुद भी बना के रखे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर पीवाई क्यूज। क्लास अगेन हाइब्रिड रहेगी। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। This statement by the father reflects what? Reflects what? Gender stereotype. ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप आपके होते क्या हैं? बेसिकली जो आप एक जेंडर को लेकर एक पर्टिकुलर थिंकिंग बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप। प्रीजुडिस टुवर्ड्स अ जेंडर इज नोन एज जेंडर स्टीरियोटाइप। अब जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो बहुत तरीके से देखने को मिलेंगी। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन। लड़कियां हैं तो टीचर ही बनो, लड़कियों के लिए टीचर्स अच्छी जॉब नहीं है। और हरियाणा में क्या कहते हैं? जेबीटी करा दो। ग्रेजुएशन 11वीं 12वीं होती है लड़की की, पहली लाइन आती है जेबीटी करा दो। ठीक है, ये क्या है? स्टीरियोटाइप है कि औरत का काम सिर्फ इतना ही है। किसी ने सोचा है कि उसको पायलट बना दो या कुछ ऐसा, कुछ अनकन्वेंशनल। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ही है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा रही, उड़ा रही है ना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये इन एजुकेशनल सेटिंग करने का सही नहीं रहता। ठीक है, अगर एजुकेशनल सेटिंग जो है वहाँ पर हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। वाई सो दैट जो एजुकेशन है वो फुल्ली इंक्लूसिव रहे। प्लस नो मैटर वो एक लड़का है या वो लड़की है, वो कुछ भी है, चाहे लड़का चाहे लड़की चाहे थर्ड जेंडर, बट वो क्या हो? एजुकेशन को लेके क्या हो? डायरेक्टेड हो, और उसको जो मन में आए वो करे। लड़की को ज़रूरी नहीं है ये चीज़ सिखाना कि वो सिर्फ घर का काम करे और टीचर बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने के नाम पे। टीचर की जॉब अच्छी है, नो डाउट, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। आप प्लेन भी उड़ा सकते हो, पायलट भी बन सकते हो, फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, मैथ्स भी पढ़ सकते हो। जैसे लड़कियों को स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि भाई मैथ तो लड़कियों को आता ही नहीं है। कुछ लोग, कुछ लड़कियां इस रीज़न से खुद ही मैथ से पीछे हट जाती हैं। इवन दो कर लेती हैं, पर वो पीछे खुद ही हट जाती हैं। रीज़न बीइंग स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग ने उनका क्या करा है? जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ दिया है। और स्टीरियोटाइपिंग ये नहीं है कि बाहर ही हो रही है या एजुकेशनल सेटिंग में ही हो रही है, इसकी स्टार्टिंग घर से होती है। लड़का है तो खेलने चला जा, बाहर घूम ले कूद ले, स्पोर्ट्स में क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए भेज देते हैं। लड़की है तो मम्मी के साथ थोड़ा बहुत काम करा ले। लड़की है तो बचपन से बिंदी लगा के घुमा रहे हैं, पायल पहना रखी हैं, है ना। चीज़ें ऐसे चलती हैं। ऑल दो दे वो प्यार के उसमें करते हैं, क्योंकि सोसाइटली कुछ रोल्स हैं जेंडर को लेके। तो वो भी एक तरीके से स्टीरियोटिपिकल रूल्स ही हैं आपके, कि लड़की घर में रहेगी, खाना बनाएगी, ये सब। अनकन्वेंशनल रोल ये है कि भाई घर दोनों का है, दोनों संभालेंगे। अगर मैं बाहर जाके पढ़ा के आ रही हूँ, या मैं बाहर जाके काम करके आ रही हूँ, और मैं घर आके काम कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्लियर हुआ? देन सेकंड ऑप्शन इज चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप। चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप कौन सा रोल होगा जो बेसिकली चैलेंज करेगा? जैसे एक लड़की है, वो पायलट बन गई है, तो ये बेसिकली चैलेंजिंग है, क्योंकि जेंडर के हिसाब से जो स्टीरियोटिपिकल आपको रोल्स दिए गए हैं, आप उसके खिलाफ जा रहे हो। देन रिड्यूस जेंडर बायस, नो इट विल इंक्रीज। जेंडर बायस क्या होता है? जो बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, या हम उसको लेके पर्टिकुलर सोचते हैं कि हाँ भाई नहीं, लड़का है तो लड़की है तो ऐसे कर देते हैं। बिहेवियरल इम्पैक्ट ऑफ दैट, तो ये बेसिकली इससे रिड्यूस होगा, नहीं बढ़ेगा। बट लड़का रो नहीं पा रहा है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी एड आई थी, लड़के रोते नहीं हैं। बहुत अच्छी एड आई थी इसके ऊपर ना, कि ये क्यों नहीं सिखाते कि लड़के रुलाते नहीं हैं, रादर देन लड़के रोते नहीं है। क्योंकि वो ये दिखाया था कि इमोशनल आउटबर्स्ट आपसे आपने बचपन से ही लड़के को कह के कि लड़के रोते नहीं है, रोते नहीं है, रोते नहीं है, उसको इतना ज़्यादा रिजिड और उसके दिमाग में फिट कर दिया है ना, कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बाहर भी नहीं निकाल पा रहा है, वेंट आउट नहीं कर पा रहा है, एंड ही एंड अप बीटिंग हिज वाइफ। वो वीडियो वही थी कि कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलेगा, एंड इवन दो ही इज गेटिंग हर्ट आफ्टर दैट, तो फिर वो भी नहीं बोल पा रहा है, वो हेल्पिंग हैंड भी नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उसे ये बोला है कि नहीं, लड़के नहीं रोते, लड़के सॉफ्ट नहीं हो सकते। वो क्या है? बेसिकली आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है उसका। तो वो चीज़। देन प्रमोट्स जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी क्या है? क्या है जेंडर इक्वेलिटी?
दोनों जेंडर्स को इक्वल ट्रीट करना। तो बेसिकली आपका जेंडर इक्वलिटी की तरफ एक बढ़ावा है नहीं, ये तो रिड्यूस कर रहा है उसे। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, आंसर ऐसे समझ में आया। नेक्स्ट, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम की तरफ बात करेंगे। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, द एम्फेसिस शुड बी ऑन द कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, ample opportunity should be provided for the construction of knowledge, students should be labeled on the basis of their academic scores. Third one, so here the answer will be third one. Fixed curriculum है तो ये आपका कौन सा है, टीचर सेंट्रिक टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, या जो आपका एंशियंट टीचिंग मेथड था। ठीक है, फिर ये क्या है, emphasis should be on the competition among the student, नहीं। ठीक है, देन एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ट्रू, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट शुड बी लेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, एकेडमिक स्कोर्स के हिसाब से अगर लेबल कर दिया तो इट विल इवेंचुअली लीड अप टू द डिस्क्रिमिनेशन। ये पुअर है, इसको कुछ समझ नहीं आता, ये डम्ब है, तो उस तरीके में एंड अप होगा। तो ये वाले पॉइंट आपके सारे गलत होते हैं, सही कौन सा है। हाँ, नेक्स्ट, after observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, the strategy of teacher will scaffolding of learning, scaffolding for learning। ठीक है, एज वी नो वाइगॉट्स्की की थ्योरी थी, वाइगॉट्स्की जी की थ्योरी थी रिगार्डिंग द जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, स्कैफोल्डिंग उसमें एक प्रोसीजर है। व्हाट आई कैन डू बाय माय ओन, व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर, एंड व्हाट आई कांट डू, वो वाली जो थ्योरी थी। ठीक है, वो थ्योरी यहाँ पे आपके अप्लाई होगी। डीमोटिवेट चिल्ड्रंस टू लर्न, कोई मतलब ही नहीं बनता। कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमॉन्ग द स्टूडेंट, बी मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इन तीनों बेसिकली जो क्या कहते हैं, तीनों जो आपकी ये स्टेटमेंट्स है, इनका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो एनी हाउ ईजी वन टू गो। ठीक है, स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बाकी इसमें जितना भी हो रहा है वो यूट्यूब का जो CDP वाला कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसमें सारी वीडियोज़ है। अगर कोई एक आधा वर्ड ऐसा डाउट कर रह जाता है तो यू कैन रिफर टू दैट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। हम बात कर रहे हैं किसकी, चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन की। तो फर्स्ट वन इज स्कूल इज द सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट एंड फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग। ठीक है, सेकेंड इज स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन and peers are secondary, peers are primary socializing agent, family is secondary, family and mass media both are secondary socializing agents। आंसर पढ़ा हुआ है मैंने सोशलाइजेशन पूरा। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि बेसिकली हम अपने एरिया को किस तरीके से जानना स्टार्ट करते हैं। एक जो बच्चा सोशलाइज होता है तो उसमें दो तरीके की एजेंसी होती है, फर्स्ट वन विल बी प्राइमरी, सेकंड वन विल बी सेकेंडरी। सो प्राइमरी विल ऑलवेज बी द फैमिली, और फैमिली के साथ जो हम अब अगर कंसीडर कर सकते हैं तो दैट इज़ मीडिया। और ऑल्दो बुक्स के हिसाब से मीडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट, बट मीडिया हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी मीडिया से जो है रूबरू हो जाते हैं आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैमिली को कंसीडर करेंगे। देन सेकेंडरी विल बी एवरीथिंग एल्स, बीइंग इट योर स्कूल, ठीक है, बीइंग इट योर पीयर्स, देन ऑफिस, जो भी आपका चल रहा है वो सारा आपका क्या है, हमेशा सेकेंडरी है। इवन मीडिया, ये भी क्या है आपका सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सोशलाइजेशन काफ़ी तरीके से होता है आपका, प्राइमरी सेकेंडरी उसमें हमने मेजर रखा हुआ है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो, अब फर्स्ट था कि ये वाला तो ठीक ही है कि फैमिली प्राइमरी टू और स्कूल इज सेकेंडरी, ट्रू। देन स्कूल इज प्राइमरी, फॉल्स। पीयर्स आर प्राइमरी, फॉल्स, इधर ही फॉल्स हो रही है। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, फॉल्स। प्राइमरी और मास मीडिया को अगर किन्होंने कहीं पे ये बोल दिया गया कि बोथ आर प्राइमरी, तो हम एक पल के लिए मान सकते हैं एज आई टोल्ड, वो भी अगर बाकी के ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट हो उनको देख के। अगर कोई नहीं मिल रहा है देन यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज प्राइमरी में नहीं कंसीडर करेंगे हम मीडिया को भी। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। देन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस दैट
Intelligence quotient can be measured only by the objective test. Intelligence in one domain ensure intelligence in other domain. There are several forms of intelligences. There are no individual differences in intelligences. Multiple intelligence. Third, third. There are several form of intelligence. Multiple intelligence की थ्योरी किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर, अभी पढ़ा है। ठीक है, तो उन्होंने कौन से बनाए थे? लिंग्विस्टिक बताया था, नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिस्टिक, हाँ, मैथमेटिकल, वो सारा था। ठीक है, अब IQ कैन बी मेजर ओनली बाय द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। नो, अभी बताया मैंने कितने तरीके होते हैं, है ना, इंटेलिजेंस के लिए। इंटेलिजेंस इज वन डोमेन, इंश्योर इंटेलिजेंस इज अदर डोमेन। नो, अगर कोई इंसान एकेडमिक में अच्छा है, ज़रूरी है वो पेंटिंग अच्छी करेगा? नहीं अच्छी करेगा, ज़रूरी नहीं है, मतलब कर सकता है। गाना अच्छा गाएगा, अगर पढ़ने में अच्छा है तो नहीं बता सकते। सो हेंस इट इज़ डिसअप्रूव्ड। तो देर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इंटेलिजेंस में, हर किसी का अपना एक इंटेलिजेंट डिफरेंसेस है। स्पीकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो चीज़ें जो आप पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। चाहे वो फेस में हो तो फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, अगर आपके फिजिकल फीचर से रिलेटेड है वो तो। ठीक है, अगर आपके IQ से रिलेटेड है तो इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। सिमिलरली अगर वो एरिया से है, कलर से है, तो रेशियल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर डेमोग्राफिक इंडिविजुअल क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देन देयर विल बी नेशनैलिटी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, क्योंकि हर किसी का कोई भी चीज़ सेम नहीं है, ना सबके अपब्रिंगिंग सेम है, ना सबके जीन सेम है। जेनेटिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटरी भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम इनको कंसीडर करते हैं। स्पीकिंग अबाउट द ट्विंस, तो ट्विंस भी आपके दो तरीके के होते हैं, वन इज मोनोजाइगोटिक, अदर इज डायजाइगोटिक। जुड़वा पिक्चर देखिए, उसमें बिल्कुल सेम होते हैं, तो दैट इज द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी ये नहीं होता कि आपका जैसे जो बेबी है, जो दोनों बेबीज हैं वो बिल्कुल सेम ही होंगे, अगर उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। सपोज एक मोनोजाइगोटिक बेबी जो है वो हमने इंडिया में पाला है, दूसरा हमने कहाँ पर भेज दिया है, अफ्रीका या अमेरिका भेज दिया, तो उन दोनों में फ़र्क होगा, क्योंकि जो पर्सन है इज ऑलवेज जेनेटिक इनटू हेरिडिटरी। तो उन दोनों में फ़र्क होगा, वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन अगेन जो आपका इन्वायरमेंट है वो रोल प्ले करेगा, तो दे विल बी डिफरेंट। ठीक है, और एक चीज़ और, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में और जाइगोटिक ट्विंस में कुछ फ़र्क होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आपका क्या होता है बेसिकली कि, इतना ही बताना, हाँ ठीक है, ये तो क्वेश्चन, हाँ। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आपका होता क्या है? सपोज ये एग है और ये स्पर्म है। ठीक है, सो मोनोजाइगोटिक में सिंगल एग और सिंगल स्पर्म होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो है, तब दो डिफरेंट डिफरेंट बेबी जो है वो बनना स्टार्ट होता है। सिंगल एग सिंगल स्पर्म, बाद में जो डिवीजन ऑफ सेल होता है उसके बाद दो बच्चे अलग अलग बनना स्टार्ट होते हैं, वो डायजाइगोटिक है। अब हम बात करते हैं डायजाइगोटिक की। डायजाइगोटिक में दो सिंगल हैं, बस एक ही वॉम्ब में वो पल रहे हैं, लेकिन उनका जो टोटल डिफरेंशिएशन है वो टोटल अपना अलग अलग चल रहा है। सिमिलरली इनका जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम नहीं होता, इनका एकदम सेम होता है। इससे ये बता सकते हो कि भाई बहन है, जैसा नॉर्मल भाई बहन का होता है उनका वही होता है, दे जस्ट शेयरिंग द वॉम्ब। ये क्या है, ये सब कुछ शेयर कर रहे हैं, जीन्स, फिर एमनियोटिक फ्लूइड, सब कुछ शेयर कर रहे हैं। ये डिफरेंस होता है मोनोजाइगोटिक में और डायजाइगोटिक में। इसीलिए जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, उनका सेम जेंडर होगा, XX और XY वाला सिस्टम। फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं, कुछ कुछ ऐसे नहीं देखे जो बिल्कुल देख के ऐसा ही नहीं लगता कि एक दूसरे के जुड़वा बहन भाई हैं, वो डायजाइगोटिक है, डायजाइगोटिक। हम्म, यहाँ पे जेनेटिक डिस्पोजिशन बिल्कुल सेम है ना, इनका तो कुछ भी सेम नहीं है, ना तो जेंडर, ना इनका कोई भी जेनेटिक डिस्पोजिशन। हाँ। हम्म, जो देखने में ऑलमोस्ट सेम होते हैं ना वो बच्चे होते हैं मोनोजाइगोटिक, ऑलमोस्ट सेम। जैसे जुड़वा वाला जो है वो मोनोजाइगोटिक केस दिखाया हुआ है कि बिल्कुल सेम ही पैदा हो गए हैं, अदरवाइज इट इज़ डायजाइगोटिक। अभी रिसेंटली ईशा अंबानी को दो बच्चे हुए हैं, ट्विंस, एक लड़का एक लड़की।
तो डायजाइगोटिक केस है क्योंकि उनका जेंडर भी डिफरेंट। ठीक है, तो ये इनका बेसिकली क्या है दोनों का। क्या हुआ? सेम सेम यही यही मेरे दिमाग में आया था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, इस तरीके से जो ट्विन्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब इनमें भी अगेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट विल बी according to the Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approve it represent dash stage of morality। बाकी अप्रूव कर रहे हैं इसलिए, बिकॉज अदर्स अप्रूव इट। मोरालिटी कहाँ है इसकी? मैंने क्या बोला, कन्वेंशनल इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल बाय अदर्स व्हेन द मोरालिटी इज कमिंग फ्रॉम द अदर पीपल, बाय द वेदर इट कैन बी लॉ, वेदर इट कैन बी द अदर पर्सन की गुड गर्ल और गुड बॉय। जब आपकी मोरालिटी जो है वो एक्सटर्नल है, हिट्रोजिनस मोरालिटी जो उसमें बताई थी मैंने पियाजेट की में, हिट्रोनॉमस अगर आपकी मोरालिटी है तो आप कन्वेंशनल हो। जहाँ पोस्ट कन्वेंशनल होगी वहाँ आपके खुद के प्रिंसिपल होंगे, इट कम्स फ्रॉम इंटरनल। और अगर आपकी प्री है तो आप सिर्फ इच्छाओं से ही ऊपर नहीं बढ़े हो, चाहे अपनी इच्छाएं हो। फर्स्ट वन इज पनिशमेंट, देन सेकंड वन इज रिवॉर्ड्स। तो कन्वेंशनल में तो आप सिर्फ एक जो बेसिक फंक्शनिंग होती है जो एक डॉग भी करता है कि थप्पड़ पड़ेगा तो वो काम दोबारा नहीं करेगा, तो वो तो प्री कन्वेंशनल है। ठीक है, चलो देन लेव वाइगॉट्स्की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन लर्निंग प्रोसेस। इक्विलिब्रेशन पियाजेट का दिया हुआ था, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और इक्विलिब्रेशन। हाँ हाँ ठीक है, सो यहाँ पे आएगा कल्चरल टूल्स। अब बात करते हैं इन चारों टूल वर्ड की। पहला होता है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब हमें ये लगता है किसी भी सिनेरियो को या किसी भी एक जो वाक्य होता है, कोई सीन होता है, तो हम उसको किसको डेडिकेट करें, डिस्पोजिशन किसको देते हैं उस चीज़। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि कोई इंसान गिर गया, लाइक पत्थर की वजह से गिरा है, कि कि हम दूसरों को कैसे एट्रीब्यूट करते हैं किसी भी एक सीन को। कुछ लोग देखें खुद को लेके बहुत पॉजिटिवली रहते हैं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैंने तो ये करा ही नहीं है, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं। तो एट्रीब्यूशंस वर्क लाइक दैट। तो एट्रीब्यूशन का मतलब हो गया दैट वी आर डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर सीन टू समवन कि ये इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा एट्रीब्यूशन। अब एट्रीब्यूशन में भी हमारा बायस होता है क्योंकि दो फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर एक एक्सटर्नल फैक्टर। तो हम ये बोलते हैं जब कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो हम ये बोलेंगे कि अगर हम अपने बारे में एट्रीब्यूट करें तो हम कहेंगे मेरी मेहनत थी, मेरा पेपर क्लियर हुआ, मेरी मेहनत थी। फिर सपोज पेपर नहीं क्लियर हुआ, एक केस पेपर खराब था। हाँ, तो हम अपनी जब अपने आप को जब एट्रीब्यूट करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि मेरी पॉजिटिव चीज़ है मेरी और नेगेटिव चीज़ है किसी दूसरे की, तो हम उसे एक्सटर्नल फैक्टर पे डाल देते हैं, नेगेटिव्स को और पॉजिटिव्स को खुद लेते हैं। सिमिलरली जब हम दूसरे को एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं? वो तो हिंडसाइड बायस होता है। तो इसको हम ये बोलते हैं कि जैसे किसी दूसरे ने कुछ करा तो हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ कर लेता पेपर, पेपर आसान आया होगा। तो हम क्या करते हैं उसे एक्सटर्नल को एट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ अच्छा हो गया तो बाहर की वजह से हुआ है, और कुछ गलत हो गया पढ़ता ही कहाँ था ये, इसमें था इतना दिमाग के पेपर निकाल लेता, फालतू में आए प्रिपरेशन में। तो ये बेसिकली क्या है, ये एट्रीब्यूशन का डिफरेंस है। पीपल आर बायस टू इट। तो दिस इज व्हाट एट्रीब्यूशन थ्योरी जो बोलती है कि पॉजिटिव सब हमारा, नेगेटिव सब एक्सटर्नल, और जब दूसरे को हम देख रहे हैं तो उसके लिए नेगेटिव सब उसका और पॉजिटिव सब बाहर का, ये होता है। ठीक है, देन मोटिवेशन थ्योरी हो चुकी है मोटिवेशन की, ड्राइविंग फोर्स। देन इक्विलिब्रेशन जो आपका पियाजे की थ्योरी का पार्ट है, द ऑप्टिमल लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स। चलो 10 क्वेश्चन करेंगे आज हम। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजेट एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ डैश। ठीक है, बाकी जेडपीडी आपका वाइगॉत्स्की वाला, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियरिस्ट, साइकोलॉजिकल टूल्स अलग है, डजंट मैटर। चलो नाइन्थ, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल,
फिर क्या था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर एब्स्ट्रैक्ट। देखते हैं अभी क्या बताना है। सेंट्रेशन ऑफ थॉट, सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल पे सेंट्रेशन ऑफ थॉट। मैंने बोला था ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा सिर्फ अपने ही कॉन्सेप्ट को समझता है और किसी को नहीं समझता, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंट्रेशन ऑफ थॉट। ठीक है, कि मैं ही सही हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है, लास्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल पे, है ना। हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कंजर्व, कंजर्वेशन कब सीखते हैं। हम्म ठीक है, चलो 10th लास्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट द हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर फॉर एवरीवन, सेम रेट ऑफ ग्रोथ, इस पे ध्यान रखना। देन डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये क्वेश्चन है चलो ठीक है तभी तो कहा है, क्योंकि ये था ना सेम रेट ऑफ ग्रोथ। हाँ। हम्म तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।